प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। शाजिया ज़ीशान ये प्रोग्राम पेश करती हैं, लेकिन ज़ाती वजूहात के बिना पर वो मौजूद नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रोग्राम की इसकी मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में के जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ पर ख़त्ते में हालात बदल रहे हैं और इन बदलते हालात में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि ख़त्ते के में मौजूद तमाम ममालिक को ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमारे यहाँ एक राय यह है कि अपोजिशन को इस बात का इदराक नहीं है और अपोजिशन एक ऐसे वक्त में लॉन्ग मार्च की बात कर रही है कि जब ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और दूसरी तरफ अपोजिशन की सियासी जमातों के यहाँ भी इख्तलाफात मौजूद हैं और अपोजिशन की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके अपने अंदर भी कुछ इख्तलाफात दिखाई देते हैं। ये इख्तलाफात किस हद तक हैं, पाकिस्तान को कौन से दाखिली चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या अपोजिशन को एक पेज पर लाया जा सकता है, क्या अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए, क्या लॉन्ग मार्च होता नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश चैलेंजेस क्या होंगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर जो आज मरीम साहबा ने बयान दिए हैं और PDM की स्ट्रैटेजी जो दिखाई दे रही है। सबसे पहले सर ये बताइए कि पाकिस्तान ने जो इनखला में दुनिया की मदद की है, इसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी क्या कुछ हासिल किया है, कुछ एश्योरेंसेस पाकिस्तान को मिली हैं FATF के हवाले से, कुछ IMF की शराइत के हवाले से, कुछ पाकिस्तान को रिलैक्सेशन के हवाले से, क्या पाकिस्तान ने कुछ अचीव भी किया है इसमें? देखिए, दुनिया में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर आदमी ने तारीफ की है कि नामसद हालात में हमने 10,000 लोगों को वहां से इनखला किया। वो पाकिस्तान में बाई रोड और बाई एयर 4,000 लोग दाखिल हुए और ट्रांजिट पे, और सारी दुनिया में इस बात को पाकिस्तान को इज्जत मिली कि भाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने बेहतर रोल प्ले किया और अब भी प्ले कर रहे हैं। आज रात को भी हमने जर्मन को बाई रोड इनखला किया और आज भी जापानीज को हमने कहा कि ठीक है अपनाएं। आज हम उनको सिर्फ ये बताना होता है कि ट्रांजिट अगला कब उनका जाना है, वो हम भी दिखा रहे हैं उनको। अगर और एयरपोर्ट पे ट्रांजिट रहना चाहिए, एयरपोर्ट पे भी इंतजाम हैं। तो सारे हमारे इंतजाम हैं कि हम इस इनखला में काबल आए या इस्लामाबाद आए, सॉरी तोरसम आए या इस्लामाबाद आए, काबल पे हम जिम्मेदार नहीं है। हम उनको पूरी फैसिलिटी देंगे और उनको वीजा देंगे, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। कोई भी शनाख्त है, जो एम्बेसी उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, उनकी अथॉरिटी है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम उनको वीजा दे रहे हैं। शेख साहब, बहुत सारे मुल्कों ने फ़ोन किया, 7-8 ममालिक ने, और बाज़ वज़रा ने तो या वज़रा आज़म ने तो 2 मरतबा भी फ़ोन किया इमरान खान साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन जिन पर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एहसान बनता है उन्होंने फ़ोन नहीं किया जो बाइडन ने। इस पर अपोजिशन ताना भी दे रही है। आप समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का एहसान जो है वो माना नहीं है पूरी तरह? देखें, बाज़ चीज़ों को हम बड़ी अहमियत दे देते हैं हमारी तरफ से। बाज़ जो पॉलिटिकली की फोन शोन होते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट दुनिया इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत है, एटॉमिक फोर्स है और दुनिया के उस खत्ते में वाक़ हैं कि जहाँ हमें फोन शोन की कोई इतनी सियासत में नहीं जाना चाहिए। हमारी अहमियत है, हमारी अहमियत बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। और लेकिन बाज़ लोगों को ग्राउंड रियलिटी का अगर नहीं पता तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता लग जाएंगे। सही है। शेख साहब, ये जो गैर मुल्की पाकिस्तान पर आए ट्रांजिट के लिए, ये कब तक तमाम के तमाम पाकिस्तान से वापस चले जाएंगे? इसमें भी बशमूल हमारी अपोजिशन की कुछ सियासी जमातों ने भी अपने खदशात का इजहार कर दिया कि ये लंबा सा स्टे ना कर दें, उनको रहमान मलिक साहब के ज़माने में आने वाले लोगों से तशबीह देने लगे। तो आप इन जो एतराज़ात हैं इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, हमने एक आदमी को भी अभी तक महाजर को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने तमाम लोगों की डॉक्यूमेंटेशन की है, उनका पूरा डेटा हमारे पास, किस होटल में ठहरे हुए हैं, एयरपोर्ट पे ठहरे हुए हैं, कब उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट है, और वो एम्बेसीज नॉर्वेजियन हो, डेनमार्क हो, जर्मन हो, अमेरिकन हो, सबके साथ हमारे रास्ते में हैं और हमें पता है कि किसने कब जाना है। उसको हम पूरी सिक्योरिटी के साथ होटल से वापस ले जाते हैं, होटल ले आते हैं और मोस्टली 10,000 में से 9,100 जा चुके हैं। 400-500 लोग हैं जिसमें 300-400 एयरपोर्ट पे हैं। और ये आइंदा 1-2 हफ्ते में चले जाएंगे सब?
2 हफ्तों में 21 दिन का उनके पास ट्रांजिट हमने वीजा दिया, कईयों को 30 दिन का भी दिया था, वो चले गए। शाह साहब, ये जो अफगान मुहाजिरीन के आने के हवाले से हमने इंतजाम किए थे, क्या इसकी तादाद में या इन इंतजामात में इजाफा भी करना पड़ सकता है आपके ख्याल में, और कितने लोग अब तक आए हैं? कोई इजाफा नहीं किया। चमन में थोड़ी सी आमद ज्यादा हुई है, दोनों बॉर्डर खुले हुए हैं, कोई महाजरों की कैंप हमने नहीं बनाए हुए हैं। हमारे जहन में खाके जरूर हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी है। और चमन में 5-10% हमारी तोक़े से ज्यादा लोग, उसके लिए भी तस्करा है, गुजादारी का जो एक पुराना 100 साला निज़ाम है वो हमने कंधार तक कर दिया है। पहले कुछ दूर के भी दाखिल हो गए हैं लेकिन हमने कोई ना महाजर कैंप बनाया हुआ ना महाजर हमारे पास आया है अभी तक। इस वक्त जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ हमारे पास 0 महाजर है। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि तालिबान हुकूमत आइंदा चंद दिन में शायद क़याम पज़ीर हो जाएगी, इसके बाद क्या पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है दोनों हवालों से? एक तो ये कि बहुत सारे लोगों का जो है वो TTP के हवाले से खदशात हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को उसके दाखिली तौर पर चैलेंजेस ना हो जाएँ, और फिर ये कि अमरीका और चाइना की जो सर्द जंग है उसमें भी क्या पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा एहतियातें इख्तियार करना होंगी? देखिए, TTP के बारे में अभी एक उन्होंने एलानिया जारी किया तालिबान ने कि तमाम लोगों को कहा कि वो हथियार जमा करा दें, और TTP भी उसमें शामिल है। तमाम सरकारी गाड़ियां उन्होंने कहा वापस दे दें, और उसमें TTP भी शामिल है। दाइश से उनकी जंग होगी, ये पुरानी है। दाइश आपको पता है इराक में लड़ रही है, यमन में लड़ रही है, सीरिया में लड़ रही है, कुर्द की तरफ लड़ रही है। जहां उनकी लड़ाई होगी वो नूरस्तान की पहाड़ियों पर भी है, नगरहार में भी है, और पहले भी तालिबान की लड़ाई हुई दाइश के साथ गज़नी और लूगर में, और उसमें तालिबान कामयाब हुए। लेकिन जहाँ तक TTP का तल्लक है, उनके पाकिस्तान ने उनको कहा कि कोई हमारे खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल ना करे, जितना हमने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई सरजमीन इस्तेमाल करे। तो पाकिस्तान क्या दाखिली तौर पर चैलेंजेस महसूस करता है शाह साहब अभी? देखिए, सारी दुनिया चैलेंज में आ गई है, पाकिस्तान तो बिल्कुल पड़ोस में है, और हमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लेकिन जिम्मेदारियां, क्राइसिस में ही आदमी आगे निकलता है। अगर हमने स्ट्रेटजी ठीक बनाई और काबुल में और अफगानिस्तान में अमन रहा, क्योंकि हमारी एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि काबुल जो है वो पीस रहे हो, वहाँ पीस हो, और अफगानिस्तान में पीस जो है उसकी वही जो है उसके लिए भी रास्ते खोलेगा, और सारी दुनिया के लिए वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी और इवन सेंट्रल एशिया तक जाएगी। तो हमें पीस के लिए काम करना चाहिए। शेख साहब, आखिरी सवाल इस हवाले से फिर मैं 2-3 सवाल आपसे सियासी तौर पर करना चाहता हूँ। क्या जो फेंसिंग का इशू है अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर, क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा मौजूद है जिसमें पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल बातचीत हो सकती है। फेंसिंग हमने जान पे खेल के लगाई है, और आज हमें पता है अगर ये फेंसिंग ना होती तो हालात बड़े मुख्तलिफ होते। हमने पाकिस्तान की का इंटरेस्ट देखना है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सबसे पहले है, और अभी वो बातचीत जो है अभी वो ना हुई है, ना उसकी जरूरत है। जब कभी ऐसे वक्त किसी ने बात की तो हमारे जिम्मेदारान से बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ तहरीक इंसाफ को निकाल के बाकी सियासी जमातों पर, आज मरियम साहबा ने जो बयान दिया उन्होंने कहा कि जी ये उन्होंने तो ये बात नहीं की होगी, उन्होंने एक रिकन्सिलिएशन की बात की होगी। ये रिकन्सिलिएशन में से आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ये इससे क्या मुराद है उनकी, या क्या हो सकती है? शहबाज शरीफ की बात को उसकी भतीजी नहीं समझ सक रही तो मैं इस पे क्या तबसरा करूं। मैंने तो 1-1.5 साल पहले कहा था कि मुंह में से शीन निकलेगी, निकली हुई है, और सूरत हाल क्या जाती है, कब जाती है, 2 साल पड़े हैं, 2 साल में सूरत हाल बात। शेख साहब, आप लॉन्ग मार्च होता हुआ देख रहे हैं? लॉन्ग मार्च तो हो सकता है, लॉन्ग मार्च के तो ना हालात है ना इसकी जरूरत है। अगर फिर भी वो आए और मीडिया खेलना चाहे, टीवी खेलना चाहे तो खेल के देख लें। यहाँ जो है इस्लामाबाद में एक कानून की जो है हुक्मरानी होगी, और जो कानून कहेगा वही काम करेंगे। अभी तो उन्होंने ना डेट दी है, ना तैयारी की है
है, टीवी पे 10 दिन से पहले से शोर पड़ा हुआ है। शहजाद, 2 दिन पहले आपने कहा था कि इस वक्त ऐसे हालात नहीं है, दुनिया की जो खत्ते के हालात हैं वो इजाज़त नहीं देते कि कोई लॉन्ग मार्च हो, और अगर ऐसे में अपोजिशन करती है तो पछताएंगे। लेकिन यही उनका एक मजबूत नुक्ता भी तो हो सकता है, उनका ख्याल हो सकता है कि हुकूमत फंसी हुई है इस वक्त आलमी हालात में, इस फंसी हुई हुकूमत पर मजीद दबाव डालने के लिए यही सही मौका है कि लॉन्ग मार्च किया जाए। कोई नहीं हम फंसे हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से। इमरान खान जो है वो एब्सोल्युटली नॉट जो है इमरान खान ही कह सकता था, और इनमें से तो कोई नहीं कह सकता। अगर वो दुनिया के बड़े चैनल पे ये बात करता है, कह सकता है कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ठीक है, मसले हमारे ठीक है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मामला दुरुस्त हिम्मत में है, इमरान खान की स्ट्रेटजी और पाक फौज की स्ट्रेटजी दुरुस्त हिम्मत पे है, तो हमें कोई किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं। अच्छा शेख साहब, आप नून लीग की सियासत को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और हमेशा उस पर तबसरा करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब और मरियम के बयानात का जो फ़र्क है और फिर 2 ग्रुपों का फ़र्क है, फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद मरियम साहबा जो हैं वो उनको ज़रा एक साइडलाइन कर दिया गया है। आप शीन और नून की बात करते भी रहते हैं अक्सर। आने वाले दिनों में आप नून लीग का स्ट्रक्चर क्या होता हुआ देखते हैं? पता नहीं, अभी तो बड़ा लंबा सफर है जी। ये इसी तरह दिसंबर में हमारे इस्तीफे लेने आ रहे थे तो दिसंबर फिर आ गया, अगला साल भी गुजर जाएगा, 5वां साल तो फिर इलेक्शन कैंपेन का होता है। तो बेवकूफ ही होगा उसमें तहरीक चला के अपने लिए भी मुसीबत करेगा और हालात को भी तकलीफ दे बनाएगा। मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन की तैयारियों में होना चाहिए इनको, और इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। 5वां साल इलेक्शन का, 4था साल लग गया। अच्छा शेख साहब, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि 2023 तक बात नहीं जाएगी, 2022 में इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, वो तो इस पर ये कहते हैं कि जी उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत अपने दबाव से गिर जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आपका अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी हो सकता है इस हुकूमत का। क्या इस बात को कोई इम्कान है कि कुछ वजूहात की बिना पर ये इलेक्शन पहले करा दिए जाए? देखिए, पहले कोविड था, कोविड के हालात थे, अब अफगानिस्तान का मसला इंटरनेशनल इशू है। मैं नहीं देख रहा, मैं समझ रहा हूँ वक्त पे इलेक्शन होंगे 2023 में। अच्छा ये बताइए शेख साहब के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कैसे काबिल कबूल बनाया जा सकता है अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के यहाँ? क्या इस पर बहुत ज़्यादा संजीदा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ताकि इसको कंट्रोवर्शियल, ये मशीन पहले ही कंट्रोवर्शियल ना हो जाए? बहस तो होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान हर कैबिनेट में पहला आधा घंटा वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटों पे करता है। ये बदनसीब लोग हैं अपोजिशन वाले, ये ओवरसीज वोटों के भी मुखालिफ है, मशीन के भी मुखालिफ है, लेकिन इमरान खान कमिटेड है कि वो अगले इलेक्शन मशीन पे कराएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त क्या जो खित्ते के हालात और मुख्तलिफ चीज़ें उसको बुनियाद बनाकर आपको लगता है कि इमरान खान साहब को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को दावत दें या जॉइंट सेशन बुला लें या कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें कि जिसमें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए कि हालात बड़े नाजुक हैं, कम अज़ कम इस पर सब लोग इकट्ठे हो जाएं? ये इनिशिएटिव क्या पीटीआई की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आ सकता है? देखिए, अगर कोई ऐसे हालात हो तो आए ना, हम दुनिया के साथ भी खड़े हैं और पड़ोस पर भी हमारी नजर है। और अभी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने 3-4 अहम कायमा कमेटियों की मीटिंग की है और उनको सारा किया है इंडोर। फिर बात से बतंगड़ बन जाता है आजकल। तो मेरा ख्याल है एवरीथिंग इज ऑलराइट, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बॉर्डर नॉर्मल है, टोटल बॉर्डर नॉर्मल है। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से ठीक हालात में चल रहा है। शेख साहब ये बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या पाकिस्तान के जो अहम मुक़्तदर हलके हैं उनमें अपने एतमाद को बहाल कर लिया है या अब नून लीग की बजाय वो अपने आप को दूसरी बड़ी पार्टी जो है उसको मुल्की साबित करना चाहते हैं? क्या आप पस मंज़र में कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हो रही हैं? मालूम नहीं, अब सारे लोग टीवी पे सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो टीवी की मरूने मिन्नत है। एक वो वक्त आएगा कि इन चेहरों को देख देख के लोग तंग आ जाएंगे और टीवी नहीं देखा करेंगे। जब ये आएंगे तो फिर कहेंगे अब वो अम्मा फिर आ गए, बंद कर दिया करेंगे, इससे तंग आ गए ये बातें सुन के। कोई नई बात नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के एतमाद की कोई खास वजह नहीं है? मुझे नहीं मालूम, मैं उसको अभी कोई थ्रेट नहीं समझ। सही है, चलें, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आपका एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत से लोगों का पाकिस्तान में ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है अपोजिशन में, मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर इख्तलाफात बड़े वाजे हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बात करते हैं तो मरीम नवाज़ दूसरी बात करती हैं। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत बनाने की बात की है तो मरीम नवाज़ ने कहा कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात नहीं की होगी बल्कि वो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे होंगे। इससे बहुत सारे लोगों ने इसको इंटरप्रेट यूँ किया है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के दरमियान एक पॉलिसी का इख्तलाफ मौजूद है। और साथ साथ कराची के जलसे में जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा और फिर अगले दिन उन्होंने मुख्तलिफ बयानिया इख्तियार किया, उससे पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये एक कन्फ्यूजन मौजूद है नून लीग के अंदर। क्या ये कन्फ्यूजन है? क्या पार्टी के अंदर दो बयानियाँ हैं? क्या मरियम साहबा ने जानबूझकर डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया है शहबाज शरीफ साहब की बात को? क्या वो उससे इत्तफाक नहीं करती जो शहबाज शरीफ ने कहा है? इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आज का बयान आपको मरियम साहबा का सुनवाता हूँ जो उन्होंने आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है, सुन लीजिए। I personally think कि उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की थी। मेरे भी पर्सनल ख्याल में कि इस वक्त मुल्क जितना डिवाइडेड है और जितना इस मुल्क को इस वक्त नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, बारिंग दिस गवर्नमेंट, ये जो हुकूमत है इसको बाहर रखें और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। अच्छा राना साहब, अब जो बात की है मरियम साहबा ने कि रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ साहब खुद तो नहीं कह रहे कि मैंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की। उन्होंने एक दिन भी तरदीद नहीं की, अखबारात में सब में रिपोर्ट हुआ, उन्होंने खुद तरदीद नहीं की, लेकिन मरियम साहबा कह रही है नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा होगा। इससे क्या मुराद है? देखिए, मेरा ख्याल है कि उस बयान की जो शहबाज साहब ने बयान दिया है, मैंने भी पढ़ा है, मुझे नहीं इसका इल्म कि वो जो कौमी हुकूमत वाली बात हुई है वो जिस तरह मैंने डायरेक्ट टीवी पे थे उनका नहीं सुना, लेकिन पढ़ा सारा, मैंने देखा कि कौमी हुकूमत की कोई बात की है उन्होंने कराची में। उसमें जो मरियम बीबी ने बात की है वो उन्होंने, आपने अगर दोबारा आप खुद भी सुन ले तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में, तो उनके ख्याल में उन्होंने कहा है, और मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त हुकूमत या कौमी मुफाहमत की बात करते हैं, जिक्र कर चुके हैं कि हमें यहाँ बैठ के आगे बढ़ने मिलजुल के तैयार करना चाहिए। और स्पेशली जो इस वक्त सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की या दूसरे मामलात खिते में, उस पर भी हमें सबको बैठ के एक ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। नहीं, तो कौमी मुफाहमत ही की चले, कौमी हुकूमत की अगर हम बात ना करें और कौमी मुफाहमत ही की बात कर लें तो भी ये किस किस्म की कौमी मुफाहमत हो सकती है? एक तरफ वो कह रही है कि इस हुकूमत से तो बात भी नहीं हो सकती। अब हुकूमत के बगैर आप कैसे बात कर सकते हैं आलमी हालात पर या अफगानिस्तान के हालात पर? और दूसरी तरफ मरियम साहबा पहले कह चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में नहीं चाहती, फिर आप अपोजिशन की जमातों को साथ कैसे मिलाएंगे? तो ऐसे माहौल में जब आपके ये ख्यालात हैं, कौमी मुफाहमत कैसे हो सकती है? नहीं, जब हम बात करते हैं मुफाहमत की तो यकीनी तौर पे उस पर पीटीआई उसमें शामिल नहीं हम समझते, क्योंकि पीटीआई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई उसकी फॉलोइंग नहीं, वो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जिसने मुल्क को इस निज पर पहुँचाया है। तो जिसने मुल्क में तबाही की हो, जिसने अदारों की तबाही की हो, जिसने बुरहान पे बुरहान खड़ा किया हो, जिसने 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात लाए हों, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनके साथ बैठ के बात करने को, वो तो इनका एक माइंडसेट है। वो कभी मशीन की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो तो बस एक डगर पे चल रहे हैं। जितनी देर वो रह सकेंगे रह लेंगे, जब नहीं होंगे तो पार्टी खत्म उनकी हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि क्या आप कह रहे हैं कि ये मुफाहमत जो है ये पीटीआई के बगैर होनी चाहिए, तो क्या पीपल्स पार्टी को आप कबूल कर लेंगे? डेफिनेटली पीपल्स पार्टी एक अपोजिशन की जमात है, पीडीएम का प्लेटफॉर्म अलग बात है। जब मुफाहमत कौमी मुफाहमत की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी तो नया प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा सर इसके लिए? नहीं, प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप देखें, मेरा हाल है, अगर आप समझें कि किस तरह होता है, अगर ये सारे लोग बैठ जाए, प्लेटफॉर्म नहीं, सारे बैठ जाएं और एक चार्टर पे बात कर लेंगे किस तरह आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि इतने अहम काम के लिए आपको अलग से एक जगह पर बैठना है, तो इसका मतलब है कि पीडीएम मौसद प्लेटफॉर्म नहीं रहा? नहीं, पीडीएम का प्लेटफॉर्म देखें आप, वो एक और प्लेटफॉर्म है।
वो प्लेटफॉर्म जो है वो एक आपको पता है कि जदोजहद है डेमोक्रेटिक तरीके से कि किस तरह हम आइन और कानून की पासदारी के लिए बात करते हैं, हम साफ शफाफ इलेक्शन की बात करते हैं और इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करने की बात करते हैं। ये जो बात हो रही है बहुत ब्रॉड बेस पे हो रही है और गॉड से टू ट्राई टू अंडरस्टैंड जब ये काम होता है, वो बात होती है कंसिलेशन की, रिकंसिलेशन की, तो ये बहुत एक ब्रॉड बेस होती है, एक बहुत बड़े एक बात कर रहे हैं बेस की कि वहाँ पे बैठ के हम बात करें। तो यकीनी तौर पे मेरा हाल आप भी अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ें डेफिनेटली। इसको जब एक चीज़ निकलती है, एक आइडिया सामने आता है, तो वो डिस्कस करने के बाद कोई ना कोई उसकी शक्ल निकल आती है कि किस तरह बैठ के बात होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तो आप ये समझते हैं कि ये बातचीत मीडियम के प्लेटफॉर्म से हटकर किसी और प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए? प्लेटफॉर्म का नाम आप दे रहे हैं, चलें आप प्लेटफॉर्म ही समझ लें, लेकिन कोई ना कोई तो उसका मैकेनिज्म बनाएंगे जी, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाएंगे ना हम उसके लिए। सही है। तो ये बताइए, बहुत सारी बातें, ये बात अगर शहबाज शरीफ साहब के भी जहन में है और ये बात अगर मरियम साहबा के जहन में भी है कि पीटीआई को निकालें और बाकी सियासी जमातों के उसे मिलकर कोई मुफाहमत की बात की जाए, तो आपने अभी तक पीपल्स पार्टी को तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया, तो आप कैसे अपने जहन की बात जो है वो टेलीविजन पर कर रहे हैं जब तक कि आपने इस पर कोई होमवर्क ही नहीं किया? राना साहब नहीं, अभी ये एक आइडिया आया है कि भाई मुल्क जिस क्राइसिस में इस वक्त है, गिरा हुआ है, चैलेंजेस हैं, तो उसमें एक हल है कि ये सारे मुफाहमत एक ब्रॉड बेस पे एक मुफाहमत की जाए, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे। तो एक मुफाहमत भी नहीं, एक मतलब वे फॉरवर्ड ढूंढा जाए, किस तरह एक चार्टर बनाया जाए जिससे सारे बैठ के, और यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊं कि उस पर उसका मकसद क्या होगा? जमातें ऐसी जी, उसका क्या मकसद होगा? मकसद तो यही है ना कि किस तरह फ्यूचर में कोई ऐसा चार्टर बनाया जाए जिससे पाकिस्तान बुरहान में है, पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बुरी है, पाकिस्तान में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, तो ये सारी फॉरेन पॉलिसी में हम नाकाम हो चुके हैं और इस हुकूमत को घर भेजा जाए। में चल रहे हैं उनका हल निकालने के लिए एक बैठ के सारे मिलजुल के आगे बढ़े, ताकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आए और एक चार्टर बना के हम आगे की तरफ बढ़े। तो राना साहब मेरा ये तो सवाल था, यही सारी चीजें तो आपने पीडीएम की बनाते हुए तय की थी, तो जब आप वहां पर नहीं चल सके तो आप किसी और जगह पे आप इत्तेहाद का नाम बदल लें, पीडीएम की बजाय कोई एलडीएम एनडीएम नाम रख लें, कुछ भी नाम रख लें, तो फिर दोबारा पीपल्स पार्टी को मिला लें। बात तो इख्तिलाफ तो वही आ गया फिर स्ट्रेटेजी का। इस पीपल्स पार्टी नहीं ना, और भी बहुत सारी जमातें हैं पीटीआई के अलावा, बहुत सारी जमातें। तो वो जब पहले पीडीएम में नहीं आई तो अब क्यों आएंगी आपके साथ? नहीं, लेकिन इसमें इसीलिए कह रहे हैं ना कि कोई नया मैकेनिज्म बनाए। पीडीएम अपनी जगह काम करती रहे, लेकिन एक नया मैकेनिज्म बनाए, एक नई चीज डिवॉल्व आगे बढ़े। सही है। तो राना साहब ये जो कौमी हुकूमत की बात है, या चलिए ये रिकंसिलिएशन की बात है जो मरियम साहबा ने की, इसका नाम बदल दिया उन्होंने, या कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं एक ही है, तो मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर तो खुद पार्टी के अंदर भी बात नहीं हुई, इसलिए ये जो शहबाज शरीफ साहब का जाती ख्याल है, तो पार्टी पर अभी तक पार्टी के अंदर भी बात नहीं हुई, तो बाकी सियासी जमातों से आप कैसे बात करेंगे? देखिए, जब इसको फिनिशिंग इसकी होगी, जब इसको कोई फाइनल तरीकाकार तय किया जाएगा, तो यकीनी तौर पे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात होगी और उसे कंटूर्स जो हैं वो तय किए जाएंगे। अभी एक थिंकिंग है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है। आप बहुत जल्दी में समझ लें कि आज बात हुई है, सुबह सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं होता। एक थिंकिंग है। इसका मतलब वो पहली मर्तबा थिंकिंग जो है वो सहाफियों के सामने फ्लोट की है शहबाज शरीफ साहब ने, अपनी पार्टी में रखने की बजाय। नहीं, पार्टी में जब आएंगे तो उसकी कंटूर्स तय किए जाएंगे ना, किस तरह वो बताएंगे, जिस तरह मरियम बीबी ने बात की है। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे चीज़ें आके डिस्कस होती है और उसमें मजीद कुछ इम्प्रूवमेंट होती है या अपना इनपुट लोग देते हैं। राना साहब ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है आप हमें रोज़ कहते थे इस्तीफ़ा दें इस्तीफ़ा दें इस्तीफ़ा दें, आज आप इस्तीफ़ा दें, उन्होंने आपको ये पेशकश की है कि आप इस्तीफ़ा दें और ये हुकूमत घर चली जाएगी, और पीडीएम में शामिल 8 जमातें जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे? मेरी बात सुने, ये तो एक ऐसी वो पॉइंट पॉलिटिकल पॉइंट स्क्वेयरिंग की बात करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफे देने का
रिजल्ट वो नहीं है जो अगर मिल के हम देते उस वक्त पीडीएम। 84 सीटें आपके पास, कैसे पार्लियामेंट चलेगी? 84 सीटें आपकी हैं, बाकी आपके इत्तेहादियों की 8 पॉलिटिकल जमातें आपकी पीडीएम में शामिल, सारे की सारे इस्तीफा देने, हुकूमत चल जाएगी आपके ख्याल में? 8 की तो बार रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये बात आपको ही पता है। लेकिन जेयूआई की है, हमारी है, या एक आध पार्टी और का कोई। तो आप कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद 2 जमातों पर मुश्तमिल है? यार नहीं, आप गलत मलत ना नहीं, मैं आप इस्तीफों की बात कर रहे हैं, आप आगे ना चले जाएं। इत्तेहाद तो सभी का है, जो पार्लियामेंट में नहीं है वो भी पॉलिटिकल पार्टी एक अहमियत अपनी रखती है। लेकिन जो अंदर की बात आप कर रहे हैं, तो अंदर तो ये जमातें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट किस तरह चलेगी, 83 हम रिजाइन कर दें या 90 कर दें, बिल्कुल चलेगी। अगर 160 करते तो फिर चलना मुश्किल था, सस्टेन नहीं कर सकती थी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट। लेकिन ये आपको भी पता है कि आप उसका वो, हाँ अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म में कोई फैसला होता है तो, लेकिन वो रिजल्ट जो ये था कि हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, ठीक है, रिजाइन करके कि ये हुकूमत नहीं ठहर सकेगी, वो नहीं हो सके। सही, वो नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब। प्रोग्राम करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीडीएम वाले कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को घर भेजने के लिए क्या करना है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीडीएम की नीयत साफ है तो वो इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करें। और बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी समझते हैं कि नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। ये सब कैसे होगा, कैसे मुमकिन है, और पीडीएम को ये मशवरा क्यों दिया जा रहा है कि वो इस्तीफे दें, इन तमाम चीज़ों हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीडीएम वाले कन्फ्यूज़ हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, आपको किन बातों से कन्फ्यूजन नज़र आती है पीडीएम की? देखिए ना, कन्फ्यूजन तो पहले दिन से हर चीज़ पे वो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। मसलन मौलाना साहब ने पहले दिन कह दिया कि हम असेंबली में नहीं जाएंगे, और नून लीग जो थी वो बीच में बैठी हुई थी। जब हमने कहा कि नहीं जाना चाहिए तो वो छलांग लगा के असेंबली में चले गए। आपको याद होगा इलेक्शन की फौरी बाद। फिर उसके बाद जब पीडीएम बनी, पीडीएम बन नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल के साथ हमने इन जमातों को इकट्ठा किया। हमारे तो ना कोई बिलावल साहब 10 दिन आके लाहौर बैठे रहे, कोई ट्विटर खामोश थे, लोगों के फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके पीडीएम बनाई। अब पीडीएम में मेन ओहदे भी ले गए, लेकिन उसके बाद स्ट्रेटजी पे इशू आया। इन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट कर दें, हमने कहा कि नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूजन थी इनकी। जब हमने उनके सामने स्ट्रेटजी रखी और ख़ुद सिंध में सबसे पहले इलेक्शन लड़ के दिखाया तो सब मान गए कि ये ठीक है, लड़ना चाहिए। उससे हुकूमत को बड़ा धचका पहुंचा। फिर इन्होंने कहा जी सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए। फिर हमने इनको समझाया कि वो 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। फिर ये इस्तीफों पे आ गए और खामखा जिद पे आ गए। हमने कहा कि वो फिर 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे कौमी असम्बली में, वो ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे। हमने इनसे पूछा कि अगले दिन क्या करना है, तो इन्होंने कहा जी कि अगले दिन बस हम दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। अगर आपने दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो इस्तीफे किस लिए देंगे? तो कुछ पता नहीं है। अब भी देखिए कंफ्यूज इसलिए हैं, जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी हमने करके दिखा दी। इस्तीफे इनकी स्ट्रेटजी थी, जो बिलावल साहब ने कहा ये इस्तीफे दें और लॉन्ग मार्च करके दिखाएं लोगों को। हाँ, नहीं, इसलिए ये तजवीज है आपकी, आप टॉन्ट कर रहे हैं चौधरी साहब, जब आप कहते हैं कि जी अगर पीडीएम की नीयत साफ है तो आप इस्तीफा दें, जबकि आप जब इस्तीफा देने की बात आई थी तो आपने इससे इत्तेफाक नहीं किया था, और पीएमएलएन समझती है कि आप इस्तीफों से भाग गए। हम देखिए ना, अगर हमने तो इस्तीफे देने ही नहीं थे। हम तो पहले दिन से इनको कह रहे थे कि ये स्ट्रेटजी गलत है। मसलन इस्तीफे हो गया जी। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगले दिन क्या करना है? दोबारा ये सवाल है। सही बात है, सही बात है, लेकिन मेरा फिर सवाल ये है ना कि अभी आप इस्तीफे की तजवीज़ दे रहे हैं, आपने क्या करना है? आप जो इस्तीफे का मशवरा दे रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर आप तंज कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं, मैं मशवरा नहीं दे रहे।
नहीं, तंज नहीं मैं कर रहा, नहीं तंज नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि उनकी हिकमत अमली थी ना जी, जो हमारी हिकमत अमली थी हमने अमल दरामद करके दिखा दिया, जो उनकी हिकमत अमली है उस पर अमल दरामद करके दिखाएं लोगों को, ताकि यकीन आ जाए कि आप कुछ संजीदा है। वैसे तो मरियम नवाज ने फारग कर दिया था ये कह के कि हम इस हुकूमत को 5 साल देना चाहते हैं। जी, ये जो कन्फ्यूजन है ये आपने जितनी मिसालें दी है उस वक्त की हैं जब मरियम नवाज साहबा पीडीएम को लीड कर रही थी पीएमएलएन की तरफ से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आ जाने के बाद मरियम मंजर पर हमें नजर नहीं आ रही। क्या ये कन्फ्यूजन शहबाज शरीफ साहब के आने के बावजूद भी पीडीएम में बरकरार है? नहीं, देखिए ना, देखिए प्रॉब्लम किधर है। रात को शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं कराची में और कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे, हम इस हुकूमत को नहीं रहने देंगे। अगले दिन सुबह वो नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ दे देते हैं, कौमी हुकूमत बने। क्या मतलब कुछ करना क्या चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी लड़ भिड़ के इनको किसी इशू पे ले आती थी कि नहीं इस तरह से नहीं, ऐसे करना है। क्योंकि हमने तो ये सारी मूव्स देखी हुई हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त तो पीपल्स पार्टी का तजर्बा है अलायंसेस का भी। अगर देखें तो एमआरडी देखें, एआरडी देखें, जीडीए देखें, जितने भी अलायंसेस हुए उसमें सबसे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी, इनका हुकूमत करने का ज्यादा तजर्बा है। हमारा अपोजिशन में रहकर मार खाने का और अपोजिशन में रहकर लड़ने का ज्यादा तजर्बा है। इन बेचारों को तो कभी कभी मुसीबत आ पड़ती है और उस पे फिर इनको समझ नहीं आती। तो चौधरी साहब, ये जो कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आई, उन्होंने ये भी कहा कि एक जमात को निकालकर बाकी सब जमातों पर कौमी हुकूमत बनाई, नहीं तहरीक इंसाफ को निकाल दिया जाए। इसका मतलब है कि आपको भी वो कौमी हुकूमत में शामिल कर रहे हैं। क्या इस तजवीज़ के पीछे कोई होमवर्क है, कोई बातचीत हुई है? क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है या ये भी उनकी जहनी इख्तरा थी जो मौके पर सूझी और उन्होंने बयान कर दी? बस ऐसे ही है, उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा है। प्रॉब्लम यह है ना कि उन्हें पता नहीं है करना क्या है। तो चौधरी साहब, आप इस तजवीज़ को काबिल अमल मानते हैं? आज मरियम नवाज साहबा कह रही हैं जी, आज मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि इस हुकूमत से तो बात भी नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं कि नहीं, डायलॉग, नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो कंफ्यूजन जो है वो विद इन द पीएमएलएन है। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा, मियां शहबाज शरीफ रात को मियां नवाज शरीफ कोई और बात कर रहे थे और सुबह मियां शहबाज शरीफ कोई और बात कर रहे थे। चौधरी साहब, ये कि अगर ये कौमी हुकूमत की बात आपके साथ शहबाज शरीफ साहब आपको डिनर पर इनवाइट करके फॉर्मली बात करते हैं, आपका जवाब इस पर क्या आप समझते हैं कि काबिल अमल तजवीज़ और वाकई कौमी हुकूमत ऐसी बननी चाहिए, पीपल्स पार्टी को उसमें शामिल होना चाहिए? नहीं, कोई नहीं। देखिए, ये काबिल अमल है ही नहीं। कौमी हुकूमत कौन सी, मतलब क्या अभी तो उन्होंने कोई उसकी वजाहत नहीं की कि क्या उसके स्केचेस होंगे। हाँ, अगर आप निकलना चाहते हैं तो फिर कोई ऐसा मतलब सेटअप आए जो रिफॉर्म्स भी करे, सारी चीजें करे, लेकिन वो कौन करेगा, कैसे होगा? मियां शहबाज शरीफ साहब को इसका कोई पता नहीं। लॉन्ग मार्च होता हुआ देख रहे हैं आप? हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, सब कुछ उनके साथ है। वो लॉन्ग मार्च उन्हें करना चाहिए। जो कह रहे हैं बिलावल साहब कि नाअहल हुक्मरानों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है, ये वैसे ये ऐसा लगता है कि ये हर वक्त ये जुमला नहीं, वो पिछले साल भी इस तरह की बातें किया करते थे। पिछली हुकूमत में भी शायद पीपल्स पार्टी जब अपोजिशन में थी ऐसी बातें किया करती थी। इसके लिए क्या कोई आपके पास काबिल अमल रास्ता है, कोई रोड मैप है, कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली आपने बनाई है, या बस ये ऐसा जुमला है जो सदाबहार है? देखिए, पीपल्स पार्टी के पास तो रास्ता था। हमने तो कहा था कि नो कॉन्फिडेंस पंजाब से शुरू करें। जिस दिन पंजाब की गवर्नमेंट चली जाती, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक दिन नहीं टिक पाती और फिर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी जाती, ये तीनों हुकूमतें जाती। लेकिन नवाज लीग नहीं इस बात पे मानी। आज भी वो कह रहे हैं कि क्यों करें इज़्मात, तो फिर इस हुकूमत को गिराने का तरीका क्या है? लेकिन एक बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बार बार कह रही है कि अगर आटा 35 से 70 रुपए किलो हो जाएगा, अगर चीनी 55 से 110 पे चली जाएगी, अगर घी 160 से 320 पे चला जाएगा, अगर बिजली का बिल जो लाइफ लाइन है नीचे 2 रुपए वाला यूनिट जो था जी, उसको आप 5 रुपए 95 पैसे कर देंगे, अगर आप गैस को 200 रुपए का बिल जो है उसको 700 पे ले जाएंगे, तो आम आदमी जो है उसके लिए 4-5 चीजें ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है जी। यही उसकी 80 से 90% जो होती है आमदनी इसमें जाती है, जिसने रोज आटा खरीदना है, चीनी खरीदनी है, घी खरीदना है, बिजली का बिल देना है। वो तो गरीब आदमी मारा गया, उसके लिए तो वो इलेक्शंस जितनी जल्दी 2023 में होते हुए देखते हैं या उससे पहले?
मुझे लगता है कि शायद ये 23 तक ना जा पाएं, ये अपने वजन से गिर जाएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस का इनखला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन तमाम चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं। अभी पंजशेर का महाज जो है वो वहाँ पर चीज़ें तय होना बाकी हैं। हुकूमत साजी में मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये समझा जा रहा है कि अगले चंद दिन में तालिबान हुकूमत बना लेंगे। एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पहली मरतबा तालिबान और भारत का एक आला सतही रब्ता हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आइंदा चंद दिनों में अफगानिस्तान में क्या होने वाला है, क्या वो तमाम चीज़ें होने जा रही हैं जिसके बाद इंटरनेशनल रिकग्निशन आसान हो जाएगी तालिबान के लिए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप ये जो तालिबान का भारत के साथ कतर में एक मुलाकात हुई है भारतीय सफ़ीर के साथ तालिबान की क़यादत की, आप इसको कितनी अहमियत देती हैं और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ये खासी अहमियत की हामिल है हिंदुस्तान के नुक़्ते नज़र से, क्योंकि ये इस बात की अक्कासी करती है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो मामलात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वो तितर बितर हो चुके हैं बड़ी हद तक, और उनके जितने भी प्लान्स थे, जितने भी डिफरेंट सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट्स थे, उनको दोबारा इस्तवार करने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अफ़गान हुकूमत बिलखसूस तालिबान के साथ दोबारा अपने ताल्लुकात को इस्तवार करें। क्योंकि अगर वो नहीं करते तो आप जैसे कि आप जानते हैं तकरीबन हिंदुस्तान की 17 काउंसलेट्स थी, इसके अलावा हिंदुस्तान की जो काउंसलेट मज़ार शरीफ में और के अंदर थी, वहाँ से जिस किस्म के काम हो रहे थे वो शायद अफ़गानिस्तान के लिए तो बेहतरी का सबब नहीं बने, लेकिन उसके साथ साथ खित्ते के अंदर भी एक बहुत बड़ी इंतशार का बायस बने। इसके अलावा जो इसमें एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त यही है कि जैसे कि आप जानते हैं, जब पंजशेर की आपने बात की, वहाँ जो अमरुल्लाह साहब हैं उनकी और NDS की जो बहुत सारी जो ट्रेनिंग है वो हिंदुस्तान ने की है। सो ये बात भी इस बात की अक्कासी करती है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अमरुल्लाह साहब जो हैं अपने साथ तकरीबन 7,000 जो हैं अफ़गान फ़ौजी और उसके अलावा इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको लेके पंजशेर जा चुके हैं। अब जो बाकी मानदा इंटेलिजेंस के जो उनके ऑपरेटिव्स हैं, ये जो बाकी लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रियासती कार्रवाई ना हो या उनके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादा पेशकदमी ना हो, तो हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं तालिबान हुकूमत के साथ अपने जो रवाबत है उनको इस्तवार करना होगा। तो ये उनके लिहाज से अहम है, लेकिन तालिबान के लिए सिर्फ एक हुकूमत है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से हमने देखा कि तालिबान ने अमेरिका और गैर मुल्की फोर्सेस की एक दिन मजीद मौजूदगी भी गवारा नहीं की, उन्होंने कहा कि एक दिन की तोसी भी नहीं दी जाएगी। अगर अमेरिका को वो यहाँ पर कबूल नहीं कर सकते तो क्या माजी में अमेरिका के इत्तेहादियों को उस तरह से कबूल कर सकते हैं, या उस प्रेजेंस को जो प्रेजेंस माजी में भारत की रही है, या सिर्फ एक नॉर्मल सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ख्वाह है और इतनी ही ज़्यादा तालिबान की तरफ से मिल सकती है जैसे कि बाकी ममालिक के साथ होंगे? देखिए, एक बात तो हिंदुस्तान को भूल जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात उस तरह इस्तवार होंगे तालिबान हुकूमत के साथ जैसे कि उनके पहले NDS के साथ, इससे पहले वाली अफ़गान हुकूमत के साथ थे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त बहुत सारे जो लोग जिनको ट्रेन किया गया, चाहे वो अफ़गान नेशनल आर्मी के अंदर मौजूद थे या NDS के अंदर मौजूद थे, वो अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए हैं या वो इस वक्त अपनी उन पोजीशंस के ऊपर बहाल नहीं है और ना ही वापस आ रहे हैं। तो ये बात तो एक किसी भी हुकूमत के लिए, चाहे वो तालिबान हुकूमत होती है कोई भी और अफ़गान हुकूमत होती है, उसके लिए बाइस तशवीश है, क्योंकि जिन लोगों को आपने अस्करी ट्रेनिंग दी, जिनको आपने इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी और फिर आप ये बात वाज़ेह ना कर सकें कि वो ग्रोह कहाँ गए हैं, ये मिलिशिया कहाँ गई है, तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश का बाइस बन सकती है, बिलखसूस अगर आपको एक सिक्योरिटी का चैलेंज हो। इसके अलावा ये बात भी वाज़ेह थी कि क्या ये लोग पैसों की बदौलत काम करेंगे या ये किसी और किस्म की मालूमात जो हैं उन तमाम रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो हैं अपने जो हैंडलर्स हैं उनको देंगे या बाकी लोगों को देंगे। तो उस नुक्ते
नज़र से ये बात तो हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो उसी सतह के ऊपर काम करे। हाँ, शुमाल के अंदर और जनूब के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत ने काम किया है। शुमाल में शायद उन्होंने डैम्स भी बनाए हैं, तो वहाँ वो कोशिश करेंगे कि अपना असर रसूख कायम रखें। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें अब सिर्फ इलाकाई सतह पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब अफगान हुकूमत आती है, जो भी अफगान हुकूमत आएगी तालिबान की सरबराही में, वो बहरहाल पूरे अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। और ये मुमकिन नहीं कि अब आप इलाकाई रीजनल जो हैं रीजन्स जो हैं उसके मुताबिक आप अलग-अलग अपने रिश्ते इस्तेमाल करें, यानी कि मज़ार शरीफ के गवर्नर के साथ अलग हों, कंदहार के साथ अलग हों, या बाकी किसी और जो सूबे के साथ अलग हों। इनको ये काम जो है सेंट्रल लेवल पे करना पड़ेगा और सेंट्रल कमांड के ज़रिए करना पड़ेगा, और ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ ना कुछ इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। फिर वो किस किस्म की हेल्थ के लिए सपोर्ट देते हैं, किस किस्म की बाकी मामलात के लिए सपोर्ट देते हैं, ये तो एक बहुत बड़ी बहस है। और फिर इससे ज़्यादा बड़ी बहस ये भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते रहे, वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर उनके पास ना सिर्फ पनाह है बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी सपोर्ट भी कर रही है। तो आइंदा वो किस किस्म का रुख इख्तियार करते हैं, ये बात भी वाज़ेह होना ज़रूरी है। फिर पंजशेर की रेजिस्टेंस को किधर से पैसे मिलते हैं, ये बात भी वाज़ेह। अगर ये पैसे हिंदुस्तान के ज़रिए पंजशेर रेजिस्टेंस को दिए जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पंजशेर जैसे जो मसाइल हैं या मामलात हैं, उसका पुरअमन तरीके से हल निकाले बगैर क्या तालिबान एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत कायम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त पंजशेर की दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है, जैसे कि आपने देखा कि इस दफ़ा जिस दफ़ा तालिबान हुकूमत आई है तो सबसे पहले उन्होंने सरहद की जो पोजीशंस हैं उनको संभाला है, इसलिए तमाम सरहदी इलाकों से कुमक जाना बहुत मुश्किल है। अगर आप पंजशेर को देखें तो आप ये देखेंगे कि चारों तरफ जो है तालिबान की हुकूमत की या उनका असर रसूख जो है वहाँ कायम है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज़मीनी रास्ते से या अंदरूनी रास्ते से वहाँ तक कुमक पहुँच सकती है। दूसरी बात यह है कि हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये कि अफगानिस्तान एक कबायली मुल्क है, ज़ाहिर है वहाँ जिस कबीले का असर रसूख है वो उसी असर रसूख के मुताबिक काम करेंगे। और तीसरी बात ये कि मुज़ाकरात के ज़रिए ही जो है अफगानिस्तान के अंदर इस दफ़ा जो है तालिबान जो है काबुल तक पहुँचे, और अगर मुज़ाकरात नहीं खुलते तो ये मुमकिन ज़रूर है कि वहाँ जो है एक मिलिट्री पेशकदमी के ज़रिए कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्या मज़ार शरीफ के बाद इसी किस्म का एक आप फौज जो है पंजशेर में देखें, ये मुमकिन है अगर वहाँ मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। अस्करी तौर पे ये चैलेंज रहेगा क्योंकि ये एक वैली है और ज़ाहिर है जो भी वादी होती है उसके अंदर जब भी आप एक मिलिट्री जो है एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तो सबकत जो है यूजुअली उन लोगों के पास होती है जो वहाँ मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये कि जिनके पास जो चढ़ाइयाँ हैं या जिनके पास जो हाइट्स हैं उसके ऊपर भी ये बहुत इस पर डिपेंड करेगा। एक वाहिद फोर्स नहीं हो सकती। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमें याद रखनी चाहिए कि अफगान नेशनल आर्मी अभी तक तालिबान के रैंक्स एंड फाइल के अंदर वापस नहीं आई है, इसलिए इस वक्त ज़्यादातर जो अस्करी हिकमत अमली है वो मतलब सबवर्जन के ऊपर या वो एम्बुश के ऊपर या इस किस्म की चीज़ों के साथ मुंसलिक है। एक बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन अगर बड़ा मिलिट्री ऑफेंसिव कर लेते हैं मे बी 6 महीने 8 महीने के बाद जब अफगान नेशनल आर्मी के साथ मिलकर अगर वो ये करते हैं तो हो सकता है अस्करी तौर के ऊपर भी पंजशेर के अंदर वो शायद पोजीशन होल्ड ना कर सकें। अगले 3 से 4 दिन में डॉक्टर साहब क्या आप देखती हैं तालिबान को अपनी हुकूमत बनाने और उसका ऐलान करते हुए? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है कि एक वाज़ेह हुकूमत का जो ढांचा है वो शायद इस हफ्ते के अख्ताम तक निकल आएगा। इसके अंदर वो क्या काउंसिल बनाते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा मामला ये भी है कि कुछ जो तालिबान की आला सतह के जो मेंबरान हैं उनके नाम अभी भी बैन अक़वामी दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर शामिल हैं। और इसके साथ साथ अभी तक ये बात भी वाज़ेह नहीं कि जो आगे माशी और सियासी जो मुस्तक़बिल है उसका खदोखाल क्या होंगे। लेकिन ये बात आप बड़े वाज़ेह तरीके से कह सकते हैं कि तालिबान की सरबराही में ये हुकूमत बनेगी। हाँ, इसके बाद लोहे जरगा का क्या फैसला होता है और मतलब अफ़गानिस्तान का जो आइन है उसमें क्या तब्दीली आती है उसके मुताबिक नई हुकूमत कायम होगी। क्योंकि अगर आइनी तब्दीली वो ले आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आइनी तब्दीली की बदौलत ना सिर्फ स्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत का तब्दील हो जाएगा लेकिन उसका तरीक़ा हुकूमत भी मुख्तलिफ हो जाएगा। अभी तक तो जो सिस्टम है वो अमरीका और बरतानिया का एक मखलूत सिस्टम है
जिसमें एग्जेक्टिव के पास ज़्यादा पावर है, जो प्रेसिडेंशियल पावर सिस्टम से आ रही है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि एक कबायली मुल्क था, इसलिए उनको अब्दुल्ला अशरफ गनी दोनों को साथ जगह देनी पड़ी, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात आगे नहीं जा सके। और आपने देखा कि पिछले 3 साल में एक तरह से आप कह सकते थे कि स्टैंड स्टिल हुकूमत थी अफगानिस्तान के अंदर, यानी कोई ख़ास पेशरफ नहीं थी किसी भी मकाम के ऊपर। शायद ये सब कुछ उनको तब्दील करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।